वेंटिलेटर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। वेंटिलेटर पे गया फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। इसमें वेंटिलेटर का कोई दोष नहीं है कि वेंटिलेटर पे गया तो बचता नहीं। हम लोग 90% 95% लोग बचा लेते हैं। एक कोमा की स्कोरिंग होती है, 3 नंबर अगर कोमा में है तो यानी कि आप इस मरीज की मृत्यु हो चुकी है। 15 नंबर कोमा में, इसका मतलब हम और आप जैसे, इनका कोमा स्कोर 15 होता है नॉर्मल कोर्स में। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कोमा स्कोरिंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 10 के नीचे अगर हो जाता है, 8 या 10 के नीचे हो जाता है तो हमको मरीज को वेंटिलेटर पे डालना ही पड़ेगा। एक बार डायलिसिस हो गई आदमी की तो ज़िंदगी भर डायलिसिस होती रहेगी, या एक बार इंसुलिन पे चला गया तो मरीज ज़िंदगी भर इंसुलिन लेता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं हिंदुस्तान में। मरीज मरता रहा, उसको वेंटिलेटर पे रखे रहे, मर गया मरीज। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर एज ए अटेंडेंट हमारा अगर पेशेंट एडमिट है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये मरा नहीं है? कि डॉक्टर्स अटेंडेंट को टाइम भी नहीं देते हैं, उन्हें ठीक से ब्रीफ नहीं करते हैं जो एक्चुअल सिचुएशन होती है। पहले दूसरे दिन मैंने अक्सर देखा आईसीयू के अंदर 50 अटेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे मरीज का टाइम बढ़ता जाता है लोग कम होते जाते हैं। दैट इज द केस। डॉक्टर कैन सेव एवरीबॉडी, देन देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को टारगेट दे देते हैं कि इतनी सर्जरी आपको करनी है। तो वेंटिलेटर को लेके भी ऐसा होता है कि वेंटिलेटर खाली नहीं रहना चाहिए आईसीयू में। जैसे राजू श्रीवास्तव का एक एग्जांपल लेते हैं तो वो 41-46 डेज रहे थे वेंटिलेटर पे और बच नहीं पाए थे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पर बात करने से डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। जी हाँ, मैंने करीब 5-6 डॉक्टर से बात करी इस मुद्दे पर बात करने के लिए, और ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। वेंटिलेटर को लेके आम जनमानस में कई भ्रांतियां हैं कि वेंटिलेटर एक पैसे बनाने की मशीन है। हॉस्पिटल्स पैसा छापने के लिए वेंटिलेटर ज़बरदस्ती लगा देते हैं। इस वेंटिलेटर को लेके आज सारी भ्रांतियां, सारे भ्रम, मिथ्स दूर करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर नवनीत सिंह। डॉक्टर नवनीत सिंह पिछले 25 सालों से इमरजेंसी मेडिसिन्स और क्रिटिकल केयर में डील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कई आईसीयू के हेड रहे, इमरजेंसी मेडिसिन्स में हेड रहे, कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए वेंटिलेटर होता क्या है और ये काम कैसे करता है? थोड़ा सा वेंटिलेटर के बारे में बताइए। वेंटिलेटर का बेसिक काम होता है वेंटिलेट करना। वेंटिलेट क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। जब किसी भी कारणों से पेशेंट सांस लेने में अक्षम हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि उसको फेफड़े की बीमारी हो तभी वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसको सांस लेने की प्रॉब्लम आपको हार्ट अटैक में, सांस लेने की प्रॉब्लम आपको सेप्टिसीमिया में, सांस लेने की प्रॉब्लम आपको एडवांस यूटीआई में, सांस लेने की प्रॉब्लम आपको कई सारे पेट के विकारों में जो क्रॉनिक विकार होते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम आपको हेड इंजरी में, मल्टी ऑर्गन फेलियर में, सब में सांस लेने की प्रक्रिया में दिक्कत होती है। और जब मरीज को नॉर्मल अवस्था में सांस लेना मुश्किल होता है तभी हम लोग वेंटिलेटर को सजेस्ट करते हैं और तभी वेंटिलेटर का काम आता है। वेंटिलेटर कुछ नहीं करता सिवाय इसके कि वो आपकी सांस का जो सिस्टम होता है उसको वो रेप्लिकेट करके आपको, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसके हिसाब से ही हम वेंटिलेटर में सांस लेने की गति को नियंत्रित अवस्था में काम कराते हैं, ताकि अगर किसी भी कारणों से, बीमारी के कारण से लंग में कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो वेंटिलेटर उसको टेक ओवर करके लंग को आराम देता है, ताकि बाकी जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है या और कई सारे ऑक्सीजन का लेन देन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो कई बार लंग की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये प्रॉपर पास नहीं हो पाती। कोई भी सेप्टिसीमिया का केस में ये प्रॉब्लम होती है। एक दूसरा प्रिंसिपली लंग की प्रॉब्लम जैसे कि निमोनिया है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसमें कि कई बार आपका हार्ट फेल हो जाता है जिसके कारण से उसका बैक फ्लो से लंग में पानी भर जाता है। तो ये सब चीज़ों में कई बार आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। और वेंटिलेटर को हमने इंडिया के अंदर बहुत सारी भ्रांतियों के साथ एक्सेप्ट किया है। आमतौर पर धारणा होती है कि वेंटिलेटर हमेशा आखिरी में लगाया जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी धारणा बनी हुई है कि जो मरीज वेंटिलेटर पे गया फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है, और घर वाले भी और रिश्तेदार भी ये मान के बैठ जाते हैं कि भाई अब तो वो वेंटिलेटर पे चले गए। तो ये बताइए इस पे ज़रा क्या सक्सेस रेट है और कितने चांसेस रहते हैं वेंटिलेटर पे बचने के? वेंटिलेटर आपको बताया ना कि हमने अपनी गलती को या अपनी बीमारी को हम वेंटिलेटर पे ठीकरा फोड़ते हैं। जिम्मेदार वेंटिलेटर तो हो नहीं सकता, वेंटिलेटर को लगाया जाता है।
अपने आप भी उठ के लगता तो है नहीं। बेसिकली वेंटिलेटर एक डिवाइस है जो आपकी सांस की नली को, सांस की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो अगर हम किसी पल्मोनरी विभाग में जाएं तो वहाँ के जितने भी आईसीयू के पेशेंट 90% वेंटिलेटर पे होते हैं और बच जाते हैं। एंड ऑफ द डे किसी भी कारण से आपको, जैसे मैंने बताया, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, उस रेस्पिरेटरी फेलियर को मैनेज करने के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। इसमें वेंटिलेटर का कोई दोष नहीं है कि वेंटिलेटर पे गया तो बचता नहीं। हम लोग 90% 95% लोग बचा लेते हैं। अगर कोई पेशेंट आया है, हमारा आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक कोमा की स्कोरिंग होती है, 3 नंबर अगर कोमा में है तो यानी कि आप इस मरीज की मृत्यु हो चुकी है। 15 नंबर कोमा में, इसका मतलब हम और आप जैसे, इनका कोमा स्कोर 15 होता है नॉर्मल कोर्स में। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कोमा स्कोरिंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो 10 के नीचे अगर हो जाता है, 8 या 10 के नीचे हो जाता है, तो हमको मरीज को वेंटिलेटर पे डालना ही पड़ेगा। वो अपने अंदर की सांस को चलाने में सक्षम नहीं है। उसकी अलग अलग स्कोरिंग होती है। एक बार मरीज की स्कोरिंग 9 के नीचे गई तो पेशेंट को हमको वेंटिलेटर पे डालना ही पड़ता है। वो चाहे आपके हेड इंजरी के कारण हो, चाहे वो आपके सेप्टिसीमिया के कारण हो, चाहे वो आपके हार्ट फेलियर के कारण हो, या आपके लंग फेलियर के कारण हो, या एब्डोमिनल फेलियर हो, कुछ भी हो सकता है। बट दीज आर द थिंग्स वेयर आपको लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और बॉडी के ऑक्सीजन को सुचारू रूप से चलाने, बिकॉज ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जो लंग के थ्रू ही जा सकती है। अगर आप उसको आप बाहर से भी देते हो तो जाती वो लंग के थ्रू ही है। तो उसको अगर हमको लंग का ऑक्सीजन का प्रचार, और ऑक्सीजन के थ्रू ही सारा ब्लड ऑक्सीनेट होता है, उसके द्वारा ही सारी चीज़ें, सारा न्यूट्रिशन, सारी गैसेस, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सब उसी के थ्रू जाते हैं। तो ऑक्सीजन का संचार हमें हर हालत में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हम खुद सांस लेके लें या उस मशीन के थ्रू सांस दें। पर उसमें वेंटिलेटर का कोई दोष नहीं है। एक कारण तो ये हुआ कि वेंटिलेटर हम लगाते क्यों हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वी पुट पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर। या एंड ऑफ द सीरीज़ में 90% डॉक्टर्स जब आपको सजेस्ट करते हैं तो पहला सवाल आता है, नहीं साहब वेंटिलेटर पर मत डालिए, कि वेंटिलेटर पे जाने वाला, ऐसी कई भ्रांतियाँ हैं। जैसे कि एक बार डायलिसिस हो गई आदमी की तो ज़िंदगी भर डायलिसिस होती रहेगी, या एक बार इंसुलिन पे चला गया तो मरीज ज़िंदगी भर इंसुलिन लेता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं हिंदुस्तान में। बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी भ्रांतियाँ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मरीज सोचता है कि उसे डॉक्टरी आती है, और डॉक्टर ये सोचता है, जब मरीज से बात करता है, मरीज जब आगे आगे बताता है तो उसको लगता है इनको समझ में आ रहा है, तो वो पूरी तरह से बात करने में अपने आप को अक्षम मानता है और सोचता है कि इनको समझ में आ गया। सारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, व्हाई इट इज़ यूज्ड एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। जहाँ तक व्हेन का सवाल है, आदमी आपको कभी भी, अटेंडेंट जो होता है वो चूँकि नॉन मेडिको होता है, उसको उसके पास भ्रांतियों के द्वारा आता है और उसको बहुत सारी राय लेता है ऐसे लोगों से जो डॉक्टर नहीं। दिन भर पंचायत करके वो जब एक मन कर पाता है कि हम मरीज को अब वेंटिलेटर पे डालेंगे तो मरीज मर जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। अगर हम क्रिटिकल केयर में कहीं, अगर हम 20 बेड होते हैं अच्छे बढ़िया सेंटर में क्रिटिकल केयर का आईसीयू हम चला रहे हैं, उसमें मोर देन 60% पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं और उसमें से 90% लोग बचते भी हैं। अच्छा, ये ऑफिशियल डाटा है क्या कि 90% जैसे आपने बोला? ये वेंटिलेटर पे डालने का समय जो होता है और बीमारी की अवस्था, उस पर डिपेंड करता है पेशेंट की आउटकम। तीसरा, आप लोग कहते हैं, बहुत सारे अटेंडेंट बोलते हैं कि मरीज मरता रहा, उसको वेंटिलेटर पे रखे रहे, मर गया मरीज और वेंटिलेटर चलता रहा। ऐसा कतई गलत है। कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह से मरीज को वेंटिलेट मरने के बाद 5 से 10 मिनट के ऊपर नहीं कर सकते, वो भी जब तक आप CPR वगैरह कर रहे हैं। अन्यथा मरे हुए मरीज में वेंटिलेटर कोई लगता ही नहीं है, चल नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो ये कई केसेस आए हैं, आपको जैसे बताऊं, बता तो रहे और कई बार आपने देखा होगा कि मैं हॉस्पिटल के नाम भी ले सकता हूं। गोरखपुर का केस था, उसमें आया कि वेंटिलेटर पे 2 दिन लगा के रखा। ये किसने बोला? जब वो BRT मेडिकल कॉलेज में गए अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करा के, तो BRT मेडिकल कॉलेज के जो अटेंडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि आपके पेशेंट की डेथ तो सुबह 10 बजे हो चुकी थी और आप हमारे पास में रात में 10 या 11 बजे ले। मरने के कितनी देर बाद अगर उनका डेथ हो चुकी थी, या वेंटिलेटर पे जब वो ले रहे थे, पेशेंट वेंटिलेटर पे था, पेशेंट को जब शिफ्ट करने की बात आई हॉस्पिटल में, उसके बाद उन्होंने कैसे शिफ्ट किया मरीज को, पहली चीज़। दूसरा, उनको पता था कि मरीज की हालत बहुत सीरियस है, अस्पताल को पता था, अस्पताल ने तुरंत भेज दिया कि अच्छा है। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि मरीज की मौत अस्पताल में हुई थी या रास्ते में हुई थी? और जब उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया और वहाँ से ले जाने से लेकर लाने तक, अस्पताल तक पहुँचने तक कितना टाइम लगा? ठीक है डॉक्टर साहब, आप इस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं। अक्टूबर 2021 का गोरखपुर का केस मैंने बताया, रेफरेंस दैनिक भास्कर का है। जुलाई
2023 का एक बस्ती का केस था जहां एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसको 2 दिन बाद दिया जाता है। दैनिक भास्कर का रेफरेंस दे रहा हूं, कानपुर का एक बहुत नामी हॉस्पिटल है जिसके कई केसेस आते रहते हैं और सबसे बड़ा कानपुर का हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर साहब ठीक है, आपका कहना है कि वेंटिलेटर पे नहीं रख सकते। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि अगर एज ए अटेंडेंट हमारा अगर पेशेंट एडमिट है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये मरा नहीं है? हमारे पास में क्या क्या विकल्प, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स मिलने भी नहीं देते हैं। तिवारी जी, ये सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इससे हम एक आम जनमानस में भी बता सकते हैं कि मरीज़ जिंदा है या मर गया। एक वेंटिलेटर पे देखिए कैसे मालूम पड़ेगा। अगर वेंटिलेटर पे आप पेशेंट को देख रहे हैं और ऊपर एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर में अगर SpO2 आ रहा है, अगर हार्ट की रेखाएं आ रही हैं, ECG की लीड आ रही है जी, इसका मतलब मरीज़ जिंदा है। मरे हुए मरीज में ICU में लीड नहीं आती। बॉलीवुड की मूवीज में भी देखते हैं आप लोग, जो फ्लैट लाइन दिखाया जाता है। हाँ, तो फ्लैट लाइन आ गई मतलब कि डेथ हो चुकी है। नहीं, फ्लैट लाइन अगर नहीं आ रही है जी, फ्लैट लाइन आ रही है इसका मतलब ये नहीं डेथ हो चुकी हो सकता है उसकी लीड हिल गई हो। पर अगर वेंटिलेटर पे मरीज है तो उसमें फ्लैट लाइन कभी नहीं आएगी अगर वो जिंदा है तो। अच्छा, उसका हार्ट चलता रहेगा, ओके, रेखाएं आती रहेंगी, हाँ। ब्लड प्रेशर आता रहेगा, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है पर आएगा, आएगा। तीसरा SpO2 आता रहेगा। जैसे जैसे मरीज मौत की तरफ बढ़ता है वेंटिलेटर में उसका SpO2 डाउन होता चला जाता है। उसे कोई भी तरह से किसी भी तरीके से वेंटिलेटर के द्वारा उसको सही नहीं किया जा सकता जब तक कि मरीज में कोई जान नहीं हुई। डेड पेशेंट विल नॉट बी सीइंग ऑल दोज लाइंस विल नॉट कम, बिकॉज अगर कार्डियक डेथ का मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट अगर हो गया है तो वो कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक की लाइंस नहीं आएंगी। और आपने जो जो एग्जाम्पल दिए बस्ती के, गोरखपुर के या और जगहों की, छोटी जगहों के, उन जगहों पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि हिंदुस्तान में लॉज बहुत है, इम्प्लिकेशन नहीं है उनके। तो आजकल अगर आप देखेंगे, ये मैं बड़े शहरों के लिए बोल रहा हूँ, नॉन मेडिकोज अस्पताल चला रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो यहाँ भी है, छोटे शहरों में भी है और गांव में भी है। वेंटिलेटर हर जगह चल रहा है। मेडिकल लॉ में परिवर्तन की जरूरत है कि उसमें ये क्लेरिफाइड डिफाइंड नहीं कि कौन क्या कर सकता है। क्या करना है वो पता है, सबको डिफाइंड है, पर वो किसको कौन करेगा ये पता नहीं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। ये क्योंकि इससे क्या होता है कि आदमी हमेशा ब्लेम करता है इक्विपमेंट को। इक्विपमेंट की क्या गलती है उसमें? नहीं, इक्विपमेंट की तो कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। दूसरा, आपकी समझ की हो सकती गलती हो, प्रॉपर आपको काउंसिल न किया गया हो। एंड इंडिया में वेंटिलेटर या कोई भी ऐसी बीमारी, जब कोई मरीज मरता है तो 94 साल के मरीज के मरने पर भी अटेंडेंट उतना ही बवाल कई बार कर जाते हैं और उनका इंटेंशन नहीं होता है, इमोशनल लोग ज़्यादा होते हैं और उस केस में वो असलियत से दूर चले जाते हैं। उनको सब कुछ बताया जाता है। मेरे ICU में कई बार हुआ है, बट बिकॉज आई काउंसिल देम, मॉर्निंग काउंसलिंग, आफ्टरनून काउंसलिंग, इवनिंग काउंसलिंग, डे टू डे काउंसलिंग होती है। वहाँ पर स्टाफ रहता है वैसा जो काउंसिल के लिए ही बना हुआ है, पर ऐसा छोटे शहरों में नहीं होता है। अभी डॉक्टर साहब हैं, कोई भी डॉक्टर 24 घंटे तो वहाँ रहेगा नहीं, कभी ना कभी जाएगा, खाना खाने जाएगा, कहीं जाए, पीछे से कुछ तो हो ही सकता है, मरीज को तो कुछ भी हो सकता है। उस केस में अटेंडेंट हमेशा उखड़ जाता है, वो कहता है साहब वो डॉक्टर नहीं देखा जो डॉक्टर मेन था उनका। तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम हैपन्स बिकॉज ऑफ नॉन काउंसलिंग, not proper people taking care of the properly of the patient, or maybe people who are not trained for that are using those things. End of the बदनाम वेंटिलेटर को करते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक जो बात बताई कि हम मॉनिटर में देख के पता कर सकते हैं पेशेंट जिंदा है कि मर गया। अगर उसमें भी कुछ लोगों को डाउट है तो क्या पल्स ऑक्सीमीटर हम अपना ले जाके और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके हम देख सकते हैं अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं? कोई भी देखिए, ये लीगली है? लीगल, क्योंकि अगर हॉस्पिटल मना करते हैं, लीगल ओके, नहीं डॉक्टर मना कर दें या हॉस्पिटल वाले मना करें, उस कंडीशन में क्या मना करता कभी भी नहीं कर सकते। पल्स ऑक्सीमीटर पे कुछ नहीं आता है, जो आता सामने आता है। ECG पे पल्स ऑक्सीमीटर तो आता नहीं, वो तो सामने ही आएगा। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स तो नहीं आएंगे, SpO2 नहीं आएगा, पर अगेन नहीं, डेथ हो चुकी तो नहीं आएगा ना। सो फॉर सम टाइम SpO2 रिमेन्स नॉर्मल और अ बिट लो। अच्छा, जिसमें कई बार मरीज मर जाता है, हम कहते हैं मर गया मरीज, कहते हैं डॉक्टर, वो अटेंडेंट कहता है नहीं साहब इनको SpO2 आ रहा है, तो वो थोड़ी चल सकता है, पर ECG की लीड नहीं आएगी। दैट इज ऑन द मॉनिटर, उसको आप फेक नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप किसी और को लगा दें। तो अगर पेशेंट में लगा हुआ है, ECG चल रहा है, तो वेंटिलेटर वेंटिलेट ही नहीं करेगा। पेशेंट के मरने के बाद वेंटिलेटर ही वेंटिलेट नहीं करेगा, उसके अंदर से अलार्म बजने लगेगा। तो ये देखिए बहुत बड़ा मिथ था जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको लगता है कभी कि आपके पेशेंट
को वेंटिलेटर पे रखा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है, तो आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि मुझे मॉनिटर दिखाइए। मॉनिटर में ईसीजी लाइन अगर आ रही है, जिग जैग चल रही है, तो आपका पेशेंट ज़िंदा है, SpO2 आ रहा है। और अगर लाइन स्ट्रेट हो गई है, यानी कि आपके पेशेंट की डेथ हो चुकी है। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे कि डॉक्टर्स अटेंडेंट को टाइम भी नहीं देते हैं, उन्हें ठीक से ब्रीफ नहीं करते हैं जो एक्चुअल सिचुएशन होती है। भाई, आपको एज ए डॉक्टर पता रहता है कि किस पेशेंट की क्या एक्चुअल सिचुएशन है, तभी झगड़े होते हैं। और वो अगर आप टाइमली ब्रीफ करते रहें पेशेंट को, या पेशेंट के अटेंडेंट्स को ही ऑब्वियसली ब्रीफ करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो भी थोड़ा सा इसमें कमी लाई जा सकती है। दोनों तरफ से भावनाएं होती है। क्या होता है कि एक मरीज के साथ में पहले दूसरे दिन मैंने अक्सर देखा आईसीयू के अंदर 50 अटेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे मरीज का टाइम बढ़ता जाता है, लोग कम होते जाते हैं। उसके बाद हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि हम एक एक आदमी को अलग अलग बताएं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग बाकायदा लिखवाते हैं, प्रॉपर कंसेंट फॉर्म होता है कि हमने आपको ये बताया और आपको ये समझ में आया, और उनसे वो साइन कराते हैं। किसी बड़े हॉस्पिटल में, मैक्सेस या फोर्टिस में, कहीं पर भी काउंसलिंग फॉर्म्स होते हैं। एंड देयर इज अ टाइम, इफ यू आर सपोज टू बी देयर, वंस आई फिनिश माई राउंड एट 10 o'clock 11 o'clock, आई विल टॉक टू द फैमिली इंडिविजुअली एंड ब्रीफ देम अबाउट लास्ट 24 hours and next 24 hours, what is the plan of. But not everywhere people do this. Okay. And people, we have a serious crunch of manpower, trained manpower in the hospitals, in the private, in the smaller cities. There is no, everybody wants to live in metros. Okay, now people go there, non-trained, not very well trained. They don't have much of exposure. People do come, and the lack of counseling is the biggest problem. सबसे ज़्यादा जो आप काउंसलिंग नहीं करते हैं मरीज से बातचीत नहीं करते हैं, या कम समय देते हैं, या समझ में आता है, उनको लगता है समझ गया है। और सबसे बड़ी समस्या जो मरीजों के साथ आज की तारीख में है, वो है गूगल की। गूगल करके आते हैं, सब गूगल करके आते हैं और ज्ञान हमें उल्टा दे रहे होते हैं। हमने 25 साल में डॉक्टरी पढ़ी है, 30 साल में, वो हमको सोचते हैं कि 30 मिनट में गूगल पढ़ के हमको बता देंगे। ऐसे कई लोग आते हैं, आजकल इनकी संख्या 75% से ज़्यादा है। तो नॉट एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन गूगल इज़ राइट, ए। और वो एक प्रैग्मेटिक व्यू देता है पूरा, वो एक नहीं चीज़ बताता है। आप उसको अपने में अनट्रेंड अगर आप है, मेडिकल के बारे में नहीं पता है, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि डोंट गो टू गूगल, गो टू योर डॉक्टर। हमारे पास तो ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं साहब हमारा मरीज ये है, इसका मर्ज भी ये है, इसका इलाज भी ये, आप क्या करेंगे। ऐसे कई अटेंडेंट है, मरीज आते हैं जो हमसे ये बात करते हैं कि साहब उनको मरीज का मर्ज भी पता है, इलाज भी पता है, एंड देन दे एक्सपेक्ट अस टू डू मिरेकल विद देम। हाउ वी कैन डू दैट? एंड पीपल डोंट लेट गो ऑफ थिंग्स। सो वेंटिलेटर पे डालना या नहीं डालने का टाइमिंग इंडिकेशन होता है। इफ द पेशेंट इज ऑफ नो, वी नो दैट द पेशेंट हैज नो आउटकम, बट हाउ कम आई कैन गो टू द पेशेंट अटेंडेंट से कि नहीं साहब ये नहीं बचेगा, या इसके बचने की संभावनाएं बहुत कम है। हम ऑप्शन सारे उनको देते हैं, 90% टाइम वो चूज़ करते हैं, और हम उनको चाहते हैं बताना कि नहीं भाई ये ऑप्शन इसके लिए ठीक नहीं है, पर वो आपको उनकी वो इमोशनली इतने फ्रिजाइल होते हैं, उनको उस समय बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये वैसे ही है कि जब हमें पता है कि पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है और हम उनसे कहें कि ऑर्गन्स इनके डोनेट कर दो, तो वो नहीं करते कभी भी। इसीलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में 3% से कम ऑर्गन डोनेशन है। जानते बूझते बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैंने देखा जिनके घर में ऐसा इंसिडेंस हुआ है जहाँ पर कि उनका कोई नियर एंड डियर ब्रेन डेड हो गया है, और हमने उनको सजेस्ट करने की कोशिश करी, तो दे डिडंट अलाउ। सो same thing happens. People are emotion driven, so their thought process goes for a 6, और उस समय उनसे कुछ भी कह पाना, वो वही समझना चाहते हैं वो जो वो जानते हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग फालतू भी आते हैं जो हमेशा बताते हैं साहब गलत हो गया, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। सो नॉट टू पेशेंट्स आर सिमिलर, जस्ट बिकॉज देयर इज नो स्टीरियोटाइप और देयर इज नो ट्रीटमेंट विच इज स्टीरियोटाइप टू अ पर्टिकुलर पेशेंट। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। हर आदमी को अलग अलग सेम टाइप की बीमारी अलग अलग तरह से प्रेजेंट करती है। तो किसी को वेंटिलेटर लगता है, किसी को नहीं लगता। पर फिर वही बता रहा हूँ, मशीन कभी भी गलत नहीं होती, इंसान गलत हो सकते हैं। डॉक्टर्स 99.9% नो डॉक्टर वांट्स द पेशेंट टू डाई, बट if that is the case, if doctor can save everybody, then there is no need of God, you see. This is the problem with people understanding. बाहर ऐसा क्यों नहीं होता, वेस्टर्न वर्ल्ड में झगड़ा क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर इक्वली काउंसल्ड एंड दे बिलीव देयर डॉक्टर्स। द होल प्रॉब्लम इज पीपल हैव स्टॉप्ड दिस बिलीफ, कीपिंग लेस बिलीफ ऑन डॉक्टर्स। ये सारा विश्वास का प्रॉब्लम है, और ये एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से है। पर वही बात है कि एक जगह पे कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो आप 100 जगह उसको गड़बड़ नहीं मान सकते। यू कैन नॉट टेक इट कि ऐसा ही है।
ऐसा तो कभी ठीक होएगा नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स भी आजकल बताने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है सब इन्वेस्टिगेशन हैवी रहता है पेशेंट, कि जो हम क्लिनिकली भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। कई पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं जब हम क्लिनिकली एक्नॉलेज कर लेते हैं उस चीज़ को, बताते कहते साहब ने तो ये इन्वेस्टिगेशन तो करा नहीं, आप ऐसे कैसे बता रहे हैं। उनको इंसान के डॉक्टर के देखने का तो कुछ वो ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। उनको सीटी कराना ज़रूरी है, उनको अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं आजकल, बिकॉज मेडिको लीगल भी वही होता है कि एंड ऑफ द डे अगर हम उनसे ये कहते हैं कि आप कह रहे हो मरीज़ गलत है, मरीज़ को डॉक्टर गलती से मारा तो पोस्टमार्टम करा लो, और बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं कराते, जो देख रहे हैं कि वैसे खूब चिल्लाएंगे, पर उनसे कहे तो पोस्टमार्टम करा ली, कैसे मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर गलती है, तो उसके लिए पोस्टमार्टम वो कराते हैं। डॉक्टर साहब ये अलग बात है, आप हमसे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि डॉक्टर मिलते नहीं हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी कई बार मिलने से रोक देते हैं, उन्हें ठीक से ब्रीफ नहीं करते हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मिलने या ना मिलने का सवाल है, तो हम लोग को पहली बात तो ये समझना चाहिए अटेंडेंट होने के नाते कि हम लोग एक इंसान भी हैं, हमारी भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, एंड वी आर नॉट कमोडिटीज़ दैट यू यूज़ एट योर ओन स्वीट विल। हमको समझना पड़ेगा एक डॉक्टर एक इंडिविजुअल भी है, उसके भी अपने परिवार है, जैसे कि उसको भी उतना ही दर्द होता है। जैसे कभी गाड़ी डॉक्टर की लड़ जाती है और अगर वो जोर से बोल दे कि हमारी गाड़ी में क्यों लड़ाया, तो लोग कहते हैं अरे साहब आप डॉक्टर हैं, आप चिल्ला रहे हैं, तो क्या मतलब हमको हमारा नुकसान नहीं होता है। पहली चीज़। जहाँ तक मिलने ना मिलने का सवाल है, तो सर आईसीयू के अंदर में आप 24 घंटे नहीं रह सकते, बिकॉज इट्स अ हाई परफॉर्मेंस जोन। 8 घंटे से ऊपर की नौकरी तो कोई नहीं करता। डॉक्टर इंडिया में तो आपको 24 घंटे सेवा देने के तत्पर रहते हैं, और जब चाहते हो आप फ़ोन मिला करके उनसे उनके बारे में पूछ सकते हो, आप अपने मरीज़ के बारे में पूछ सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं, मैं विदेश जाता रहता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है जहाँ पर डॉक्टर आपसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में, हफ्ते में 2 बार 3 बार मिलता है, बाकी टाइम वो लिख के चला जाता है। वो वहाँ की नर्स आपको बता देती है कि साहब इसको मरीज को ये है इशू है, ये कल हो रहा होगा, एंड दे अलाउ पीपल टू गेट हील्ड। इंडिया में जितने फ्रीडम से आप मिलते हैं पेशेंट से जा करके, आईसीयू के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि आईसीयू के अंदर मैंने देखा है कि अगर आईसीयू में मरीज को सवेरे भर्ती किया गया है और दोपहर में मिलने का टाइम 10 से 12 है और रात में मिलने का टाइम 4 से 5 है, कोई भी अटेंडेंट का कोई भी रिश्तेदार रात में 11 बजे आता हो, हमको फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब हमारे मरीज के फादर आए हैं फलानी जगह से, उनको मिलवा दीजिए। कहीं और ये नहीं हो सकता। हमको आदत पड़ गई है इस तरह की। डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट के बारे में ब्रीफ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखने में आया है कि हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को टारगेट दे देते हैं कि इतनी सर्जरी आपको करनी है, तो वेंटिलेटर को लेके भी ऐसा होता है कि वेंटिलेटर खाली नहीं रहना चाहिए आईसीयू में। वेंटिलेटर के साथ भी सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि तिवारी जी, कि वही मैंने बोला ना कि हिंदुस्तान भ्रांतियों पे चलता है। कई बार बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस बीमारी का ये इलाज है। तो यहाँ पे एक पैरेलल चिकित्सा पद्धति जो है ना, उसके साथ भी लोग कोलैबोरेट करते हैं। मैं कई मरीज़ों को देखता हूँ जिसमें आते हैं तो जब सब कुछ बता दो, उनको दवाइयाँ लिख दो, उसके बाद धीमे से बोलते हैं साहब हम ये आयुर्वेदिक हमको किसी ने बताई थी हम खा लें, या होम्योपैथिक बताई तो खा लें। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, पर हमें नहीं पता उस बारे में, हम कैसे बता दें। तो वो बड़ा मुश्किल में ऊहापोह की स्थिति होती है डॉक्टर के लिए बता पाना कि आप ये करो कि नहीं करो। एक दूसरा, जहाँ तक टारगेट्स का सवाल है, यू आर राइट, देयर आर हॉस्पिटल्स हु गिव टारगेट्स, बट वेंटिलेटर इज नेवर अ टारगेट। आईसीयू के टारगेट नहीं होते, इमरजेंसी के टारगेट नहीं होते, और क्योंकि एंड ऑफ द डे जहाँ पे हॉस्पिटल इज़ रन बाय डॉक्टर्स, वहाँ पे शायद टारगेट कम होते हो, पर जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डॉक्टर नहीं है और जो ये क्लेम करता है वो एक बिजनेस मॉड्यूल बनाते हैं, उसमें तो यस इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट, कोई कहे नहीं कहे, पर यस टारगेट्स आर देयर, बट नॉट फॉर वेंटिलेटर्स, नॉट फॉर इमरजेंसीज, एंड देयर आर पीपल, there are hospitals who definitely believe in this, wherein they give, that's called cost benefit analysis, because these doctors who are topmost doctors, they also come with a cost. So where do we get that cost back? So end of the day जिनके लिए business है उनके लिए शायद ये सही होगा, पर जिनके लिए business नहीं है उनके लिए तो ये सही नहीं है। तो ऐसे कई डॉक्टर्स, बल्कि ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे हैं जो टारगेट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उनका नाम ही टारगेट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वेंटिलेटर पे कितने दिन तक पेशेंट को रखा जा सकता है? कई बार देखा गया है कि बहुत
मतलब 30 दिन 40 दिन, जैसे राजू श्रीवास्तव का एक एग्जांपल लेते हैं तो वो 41-46 डेज़ रहे थे वेंटिलेटर पे और बच नहीं पाए थे। तो ऐसे कुछ आपका इंटरेस्टिंग केस है क्या कि बहुत लंबे? किसी के भी मरने के कारण वेंटिलेटर नहीं होती तिवारी जी। वेंटिलेटर तो एक असिस्टेंस है, किसी के मरने के कारण। जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना में पहले आया था कि वेंटिलेटर पे डालो, तो लोगों ने यहाँ पर दिल्ली शहर के अंदर कई सारे प्राइवेट घर वालों ने वेंटिलेटर खरीद के अपने घर में रख लिए थे। उनको लगा तो डॉक्टर तो मिल ही जाएगा वेंटिलेटर, तो किसी को पता ही नहीं था। दूसरा, वेंटिलेटर पे कई सी बीमारियां हैं दुनिया में जिन पे, जैसे MND है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, उसमें मरीज को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है ज़िंदगी भर। आदमी अपना काम करता है, वेंटिलेटर पे लगा रहता है, वेंटिलेटर लेके खुद घूमता है, वो चलता है। तो ऐसा कोई फाइनल नहीं है कि इतने दिन ही वेंटिलेटर रहेगा उसके बाद मर जाएगा या उसके बाद सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटली डिपेंड्स ऑन द डिजीज़ व्हाट द पर्सन इज हैविंग एंड व्हाट इज़ द रिकवरी। हर 7-8 दिन में अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे, तो मरीज के को ये बताया जाता है कि साहब इनके बचने की संभावनाएं कम है या नहीं है या हैं। और आदमी हमेशा होप पे काम करता है, हम भगवान नहीं हैं, पर वी ऑलवेज फाइट अगेंस्ट होप। इन द ICUs वेन एवर द पेशेंट कम्स टू अस, पेशेंट इज़ वेरी सिक। हमारे ICU में आता है इसलिए कि उसका नॉर्मल तरीके से जीवन यापन पॉसिबल नहीं है, तो ICU में आता है। अगर उसका हार्ट कमज़ोर है तो हम उसको हार्ट को सपोर्ट करते हैं, उसका लंग कमज़ोर है तो हम उसके लंग को सपोर्ट करते हैं। लंग के सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर है, कई सारी चीज़ें, जैसे हार्ट और लंग दोनों फेल होते हैं। आजकल एक नया मशीन आया, आपने कोरोना के दौरान सुना होगा, ECMO, तो ECMO भी होता है। इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। इफ यू स्टार्ट द ECMO, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, एंड एवरी डे इज अ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल विच इज़ 1 लाख रुपीज़ पर डे। इट्स अ एक्सपेंसिव प्रॉस्पेक्ट, बट पीपल डू इट, और उसका कोई एंड नहीं है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन हार्ट ट्रांसप्लांट और द लंग ट्रांसप्लांट। हार्ट और लंग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो हम लोग हार्ट और लंग को रेस्ट करके पेरिफेरल मशीन पे डालते हैं जो हार्ट और लंग की तरह काम करती है, और वो वेट करते हैं कि जब हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट होगा तो हम उस समय करेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत छोटा परसेंटेज है कि लंग उसके ठीक हो जाता है तो हम ECMO निकाल लेते हैं। पर वही बात कर रहे हैं कि किसी भी इक्विपमेंट को दोष देने से कुछ नहीं होता बॉस। जो सही है वो ये है कि उसकी बीमारी है उसके लिए, तो बीमारी उस चीज़ से बच भी सकता है। निमोनिया से कई लोग मरते भी हैं, कई लोग ठीक भी हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, वेंटिलेटर रेजिस्टेंस करके कुछ होता है कि कोई आदमी? रेजिस्टेंस कभी नहीं होता है। इट इज, सी अगेन, आपका जब फेफड़ा होता है वो एक स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें ARDS हो गया, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसमें फेफड़ा आपका टाइट हो जाता है, तो आपका फेफड़ा जो यूं चलता है वो यूं चलने लगता है। तो हार्ट का जो लंग है आपका टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, वेंटिलेटर पे डाला जाता है, उसके प्रेशर्स चेक किए जाते हैं, ग्रेजुअली वो फेल होता चला जाता है, फेफड़ा कड़ा होता चला जाता है। एक समय ऐसा था जब उसको वेंटिलेट करना पॉसिबल ही नहीं हो, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। यू आइदर पुट हिम ऑन ECMO, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड देन यू लेट गो ऑफ द पेशेंट। सो हर जगह हम बताते हैं कि देखिए इस मरीज में, अभी मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से करीब 20 दिन पहले की बात है। एक 94 ईयर ओल्ड लेडी थी जो घर में पूजा कर रही थी, और उनको घर में बैठे बैठे हीट स्ट्रोक हुआ। चूँकि एक पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करती थी, उस समय जब वो पूजा करती उनको कोई छूता नहीं था, तो 2 दिन एक ही कंडीशन में बैठी हुई थी। तो वो वहाँ पर जब 2 दिन बाद नौकर ने छुआ उनको, या उनके घर वालों ने काम करके छुआ, तो उनको समझ ही नहीं आया, मरीज एकदम माता जी बेहोश हो गई। आनंद फानन में एम्बुलेंस लेकर उनको अस्पताल पहुँचाया गया, और मेरे पास ये कंडीशन थी कि मैं इनको वेंटिलेटर पे डालूं या नहीं डालूं, बिकॉज सांस रुक रही थी, 105 बुखार था। मैंने उनके बच्चे को फ़ोन करके बोला, हमने कहा देखिए ऐसा ऐसा है, वेंटिलेटर पे डालेंगे तो 94 ईयर ऑफ एज है, उन्होंने जी ली है, आप देख लीजिए डालना चाहिए डालना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, गो फुल गन ब्लेजिंग। हमने उनको वेंटिलेटर पे डाला और हमें 2 दिन में निकाल लिया, और आज वो ठीक है। पर अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमको पता चल गया था स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक है, तो हमने फटाफट उनका बुखार नीचे उतारा और धीरे धीरे करके उनकी सांस वापस आ गई। और उनका, पर जब वो लाए थे तो जैसा को बताया था, कोमा में 3 होती है कोमा स्कोरिंग, उनका भी कोमा स्कोर 3 था, पर वो बच गए। पर हर बार आदमी इतना लकी नहीं होता, या कई बार मरीज के अटेंडेंट को इमोशनल डिसीजन लेकर के बताइए वो 94 ईयर में है, उनको वेंटिलेटर पे क्यों डालना है, जबकि ऑलरेडी वो एंड ऑफ द डोर है। पर उन्होंने चूँकि डिसाइड किया तो हमने भी 24 घंटे में उनको वेंटिलेटर से निकाल लिया। पर हर बार आदमी इतना लकी नहीं होता, क्योंकि मरीज का कैस्केड होता है। अगर सेप्टिसीमी कैस्केड है तो हार्ट फेल है, किडनी खराब हो रही है, डायलिसिस हो रही है, आप उस समय वेंटिलेटर से निकाल नहीं सकते उस मरीज को। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। हम लोग जल्दी से बोल देते वेंटिलेटर में चला गया और वेंटिलेटर निकल गया, ऐसा नहीं है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, और मरीज उसी से बचता भी है और मरता भी है। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर देयर, टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एंड द डिजीज। देयर इज नथिंग एल्स व्हिच डिसाइड्स the patient who to be put on ventilator and how he will
बी गुड और बैड और ही विल नॉट सर्वाइव वेदर ही विल सर्वाइव। बट ये गलत बात है टोटली कहना कि मरीज वेंटिलेटर पर रख करके हमने मार दिया और वेंटिलेटर पे ही रखे रहे और उसे पैसे वसूल रहे। ये कतई गलत बात है, ये कोई नहीं करता, हो कर ही नहीं सकता। अगर हम चाहें भी तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा जो हमारा मॉरल्स है वो उसको अलाउ नहीं करते। दूसरा, पॉसिबिलिटी नहीं है, मरे हुए मरीज को आप वेंटिलेट नहीं कर सकते। सिंपल। ब्रेन डेड मरीज और मरे हुए मरीज में फ़र्क है। उसके ऑर्गन चलते थे पर ब्रेन डेड हो गया, हालांकि वो टेक्निकली ब्रेन डेड है तो उसको अब वो बचा नहीं सकते, पर कई लोग चाहते हैं कि नहीं साहब उसको बचा लो, तो हम लोग टेक्योस्मी करके वेजिटेटिव करके घर भेज देते हैं। वहाँ उसको वेंटिलेटर जिंदगी भर लगा रहेगा, बिकॉज वो ब्रेन डेड था, उसकी सांस चलाने के लिए वेंटिलेटर चाहिए। ऐसे कई बीमारियाँ भी होती हैं, कई सारी डिस्ट्रॉफीज़ होते हैं, कई कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं जहाँ पे बचपन से बंदे को वेंटिलेटर लगता है, ज़िंदगी भर चलते हैं। साथ लेके घूमता वेंटिलेटर, बाकायदा हवाई जहाज में लेके जाता है वेंटिलेटर, क्योंकि उसका वेंटिलेटर का जो आपका सांस की गति है वो ख़राब है, बाकी सब ठीक है। तो बेसिकली उसका लंग्स ख़राब है, वो लंग्स अपने लेके चलता है जी, आर्टिफिशियल लंग्स अपने साथ लेके चलेगा। तो वेंटिलेटर का आर्टिफिशियल लंग ओनली। अच्छा, तो लंबा हो गया पॉडकास्ट, लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी वो आज हमारे दर्शकों को, मुझे लगता है उनके जो भी मिथ्स थे, जो भी सवाल थे, उनके आंसर आप लोगों को ज़रूर मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट और लाइक करके हमें बताइए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो अभी भी अधूरे रह गए हैं, आपको उनके आंसर नहीं मिले हैं, तो आप कमेंट करके अपने सवाल पूछिए और डॉक्टर नवनीत हमें ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।